हेलो एंड वेलकम। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर नावल के बारे में, द वुमेन इन वाइट, रिटन बाय विल्की कॉलिंस। तो इस वीडियो का हमारा सिर्फ ये मकसद रहेगा कि हम इसकी थोड़ी सी समरी देखेंगे, और जो कि हमारा मेन मोटिव रहेगा इस वीडियो का, उसमें हम देखेंगे वुमेन इन वाइट एज ए सेंसेशनल फिक्शन या एज ए सेंसेशन फिक्शन और डिटेक्टिव नावल ये कैसे। तो इसमें हम थोड़ा सा थीम्स के भी बारे में डिस्कस करेंगे, और पूरा का पूरा ये वीडियो रहेगा एनालिसिस हम करेंगे कि वुमेन इन वाइट एज ए सेंसेशनल फिक्शन और नावल। तो पहले हम इसकी पब्लिकेशन के बारे में देखते हैं। फर्स्ट सीरियलाइज्ड इन ऑल द ईयर राउंड, एक मैगजीन था जो चार्ल्स डिकेंस ने फाउंड किया था, स्टार्ट किया था। तो ये एक सीरियल वाइज इसको पब्लिश किया गया फ्रॉम नवंबर 1859 टू अगस्त 1860, और 3 वॉल्यूम नावल में ये पब्लिश हो गई इन 1860। तो अगर हम इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें तो वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स है और नैरेटिव्स है, लेकिन जो इसमें मेन कैरेक्टर्स है जो नावल में एक अहम किरदार अदा करते हैं, तो वो फर्स्ट है वॉल्टर हार्टराइट, जो कि माना जाता है मेन कैरेक्टर। मेरे हेलकॉम्बे, लॉरा फेयरले, मिस्टर फेडिक फेयरले, सर पर्सियो ग्लाइड, काउंट फॉस्को एंड वन एंड ओनली द वुमन इन वाइट, एनी कैथरिक। तो एनालाइज़ करने से पहले हम इसकी एक शॉर्ट समरी देखते हैं जल्दी जल्दी। एनालाइज़ करने से पहले ये ज़रूरी है कि एक स्टूडेंट के लिए कि वो इसका टेक्स्ट पढ़े, क्योंकि इसका टेक्स्ट जो है बहुत ही शानदार लिखा गया है। इसका डिक्शन, लैंग्वेज और जो भी इसमें नैरेटिव है बहुत ही कमाल के है। तो एक स्टूडेंट्स को ये ज़रूरी है कि वो इसका टेक्स्ट पढ़े, तो ताकि वो खुद भी इसको एनालाइज़ कर सके। तो इसके एनालाइज़ करने से पहले हम जल्दी जल्दी एक इसकी शॉर्ट समरी देख लेते हैं। तो हमारे पास जो मेन कैरेक्टर है वॉल्टर हार्टराइट, ये एक ड्राइंग टीचर होता है। तो इसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि इसको जाना होता है मैरियन हेलकॉम्बे एंड लॉरा फेयरले, फेयरले सिस्टर्स जिन्हें कहते हैं, इनको ड्राइंग सिखाने के लिए। तो ये चला जाता है, बट रास्ते में इसको एक औरत मिलती है एट द मिड नाइट, ऑल ड्रेस्ड इन वाइट क्लोथ्स, अनयूजुअल वाइट क्लोथ्स। तो जो हमें बाद में पता चलता है कि वो एनी कैथरिक होती है। तो ये वहाँ चला जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, ड्राइंग सिखाते सिखाते एक रोमांटिक बॉन्ड बन जाता है इसको लॉरा फेयरली के साथ। तो ये लॉरा फेयरली भी इसको उसी नज़र से देखती है, और वॉल्टर हार्टराइट को भी एक इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक बॉन्ड बन जाता है। लेकिन उसी दौरान मैरियन हेलकॉम्बे, जो लॉरा की हाफ सिस्टर होती है, वो वॉल्टर हार्टराइट को बताती है कि लॉरा हैज़ बिन ऑलरेडी एंगेज्ड। तो ये पहले से ही एंगेज्ड है, तो ज़रूरी है कि आप इसको ज़्यादा कि आप इसको ज़्यादा अटेंशन ना दो। तो उसकी जो लॉरा की जो एंगेजमेंट होती है, फिक्स की गई होती है, वो की गई होती है सर पर्सिवर ग्लाइड के साथ। सर पर्सिवर ग्लाइड एक एरिस्टोक्रेटिक खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उसके जो लॉरा के फादर होते हैं, उसने कसम खाई होती है कि इस लॉरा फेयरली की शादी सर पर्सिवर ग्लाइड के साथ होती है, और वो अपने भाई मिस्टर फेडिक फेयरली को ये कहता है कि आप मेरी इस कसम को पूरा करेंगे, आप इन दोनों के एंगेजमेंट करेंगे। तो वाल्टर हार्टराइट खुद समझ जाते कि मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं, तो वो खुद ब खुद पीछे हट जाता है। लेकिन इसी दौरान इनको एक लेटर आ जाती है, एक अननोन लेटर आ जाती है। उसमें लिखा होता है कि वॉर्न किया होता है कि मेरे हेलकॉम्बे, लॉरा हेलकॉम्बे को, कि आप सर पर्सिवल ग्लाइड के साथ शादी ना करें। कोई रीज़न नहीं दिया होता है, कुछ भी एड्रेस नहीं दिया होता है, बस एक वॉर्न किया होता है कि वो अच्छा आदमी नहीं है। तो ये इस लेटर को इग्नोर करते हुए और दोनों की शादी की जाती है। सर पर्सिवल ग्लाइड और मेरे हेलकॉम्बे के इसके लॉरा फेयरली के साथ इसकी शादी की जाती है। तो जब हम फिर नावल पढ़ते तो हमें आगे पता चलता है कि सच में सर पर्सिवल ग्लाइड अच्छे आदमी नहीं होते। वो बहुत ही सताते हैं लॉरा फेयरली को, बहुत ही उसको टॉर्चर करते हैं, उसको टॉर्मेंट करते हैं। सर पर्सिवर ग्लाइड लॉरा फेयरली के साथ इसीलिए शादी करते क्योंकि उसको उसकी जो इनहेरिटेंस होती है, उसकी जो जायदाद होते हैं, पैसे होते हैं, उसको हड़पना होता है। और इस दौरान इसको एक आदमी हेल्प करता है, वो होता है काउंट फॉस्को। बहुत ही कनिंग, बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी होता है, ये इसको हेल्प कर लेता है। ये होता है काउंट फॉस्को होता है, इसने शादी की होती है मैरियन हेलकॉम्बे या लॉरा फेयरली के आंट से, तो मैडम फॉस्को जिसका नाम होता है। तो इसको भी अगर लॉरा फेयरली मर जाते तो इसको भी अपना हिस्सा मिलेगा, और सर पर्सिवल ग्लाइड को भी अपना हिस्सा मिलेगा। तो ये पूरी शादी जो होती है ये सिर्फ इनहेरिट टू ऑब्टेन इनहेरिटेंस, तो इसीलिए ये शादी ये कर लेते। लेकिन ये सारा बाद में पता चलता है कि तब तक शादी जो हुई होती है पर्सिवल ग्लाइड और लॉरा के बीच में। सर पर्सिवल ग्लाइड ने एनी कैथरिक को द वुमेन इन वाइट
जो होती है तो इसको एक असाइलम में रखा हुआ होता है, क्योंकि इसको इसकी माँ को एक राज पता होता है। एक्चुअली में इसकी सिर्फ एक माँ को, जो इसकी माँ होती है एनी कैथरी की माँ मिसेस कैथरी, उसको एक राज पता होता है सर पर्सिवल ग्लाइड के बारे में। तो वो ये राज होता है कि सर पर्सिवल ग्लाइड जो है उनकी उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो एक्चुअली इलिसिट रिलेशनशिप में होते हैं, उन्होंने कभी शादी नहीं की होती। तो उन्होंने शादी नहीं की है तो उनका जो इनहेरिटेंस है वो सर पर्सिवल ग्लाइड नहीं ले सकता। तो वो ड्यूटी में एक फेक एंट्री करती है, फ्रोजरी करते हैं सर पर्सिवल ग्लाइड, और वो चर्च में एक फेक एंट्री बनाते हैं, वहाँ पे लिख लेता है, एंट्री कर लेता है और डेट भी देता है कि इस डेट पे मेरी माँ और मेरे पेरेंट्स की शादी हुई थी, जो कि बिल्कुल नकली होता है। तो ये राज एनी कैथरी की माँ मिसेस कैथरी को पता चल जाता है। वॉल्टर हार्टराइट और मेरिल हैकॉम्बे दोनों मिलकर बहुत ही पेशेंटली रिसर्च करते, पूरा ये सीक्रेट जान लेते। तो थ्रू द कोर्स ऑफ नॉवल जब भी हम नॉवल पढ़ते तो हमें एंड में ये पता चलता है कि इन दोनों को सब कुछ पता चल जाता है सर पर्सिवल ग्लाइड के बारे में। और सर पर्सिवल ग्लाइड ये विटनेस हटाने के लिए चर्च में जाते हैं, और चर्च में आग लग जाती है, तो सर पर्सिवल ग्लाइड उधर वहीं पे बर्न हो जाते हैं, मर जाते हैं वहाँ पे सर पर्सिवल ग्लाइड। जब एंड में सारा पता चल जाता है कि सर पर्सिवल ग्लाइड ने क्यों शादी करी होती है, काउंट फास्को जो होता है जो उसको हेल्प कर रहे थे, तो ये दोनों कैरेक्टर वाल्टर हार्टराइट और मेरिल हैकॉम्बे बहुत ही अच्छी तरीके से एनालाइज करते, रिसर्च करते हो, जब पता चल जाता है तो जिसमें सर पर्सिवल ग्लाइड की डेथ हो जाती है, और जो काउंट फास्को जो कि मेन कल्प्रिट होता है, जो ही बहुत ही कनिंग जो है एंटागोनिस्ट होता है, तो वो फॉरेन चला जाता है, भाग जाता है। तो अल्टीमेटली उसको भी दिया जाता है वहाँ पे, क्योंकि उसने बिट्रेल किया होता है अपने ग्रुप को, क्योंकि वो एक स्पाई होता है। सो लॉरा फेरले और वाल्टर हार्टराइट लास्ट में शादी कर लेते हैं, और सारा जो इनहेरिटेंस, इनका एक बेटा भी होता है, और सारा जो इनहेरिटेंस होता है वो इसके नाम हो जाता है। तो लास्ट में एक हैप्पी एंडिंग होती है। ये थी छोटी सी समरी, जो कि बहुत ही बड़ी नावल है, तो उसमें ट्राई करते कि छोटी सी समरी। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है इस नावल के रिलेटेड, वो है कि एज ए सेंसेशन फिक्शन। तो हमारा जो इस वीडियो का मोटिव था वो यही था कि हम इसको डिस्कस करेंगे एज ए सेंसेशन फिक्शन। ये जो नावल है एक सेंसेशन फिक्शन है। ये डिस्कस करने से पहले ये ज़रूरी है जानना है कि सेंसेशन फिक्शन क्या होता है। हमारे पास बहुत सारे जॉनराज होते हैं, तो वैसे हमारे पास एक जॉनरा है सेंसेशन फिक्शन का। जैसे हमारे पास होता है कॉमिक फिक्शन होता है, कॉमेडी होता है, और ट्रेजेडीज होता है। तो ये जो है सेंसेशन फिक्शन है। तो सेंसेशन फिक्शन एक ऐसा जॉनरा होता है जिसकी अगर नावल की बात करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिफाइंग सस्पेंसफुल हॉरिफिक प्लॉट होता है। ये चीज़ें एक सेंसेशन नावल में होनी चाहिए, तभी हम उसको सेंसेशन नावल बोलते हैं। और जिसमें थीम्स कुछ इस तरह से होंगे: इंट्रिज, जेलसी, मर्डर, एडल्ट्री, इमोशनल ब्रेकडाउन। ये चीज़ें जब एक नावल में होंगी, जब किसी वर्क में होंगी, तो हम उससे कहते हैं सेंसेशन फिक्शन, जो एक सेंसेशन पैदा करे एक इंसान में, रीडर में, या जो रीडर्स होते हैं उस नावल के, तो जो उसमें एक सेंसेशन पैदा करे। तो वो सेंसेशन किन एलिमेंट्स की वजह से आता है? ऐसे इलेक्ट्रीफाइंग प्लॉट होना चाहिए नावल का या वर्क का, सस्पेंसफुल और हॉरिफिक प्लॉट विद थीम्स ऑफ इंटरेस्ट, जेलसी, मर्डर, एडल्ट्री एंड इमोशनल ब्रेकडाउन। तो इसे हम कहते हैं सेंसेशन फिक्शन। तो ये जो हमारी वुमेन इन वाइट है, ये एक सेंसेशन फिक्शन बन जाती है, और ये इसे कहा जाता है कि ये एक फाउंडेशन टेक्स्ट ऑफ सेंसेशन फिक्शन इसे माना जाता है, क्योंकि ये इसे कहते हैं कि ये पहली वर्क है जिसने एक फाउंडेशन दी है सेंसेशन फिक्शन को। क्योंकि हमारे पास जब हम इसको पढ़ते हैं तो एक जो सेंसेशन में एलिमेंट्स होने चाहिए, वो सारे एलिमेंट्स हमें इस नॉवल में मिलते हैं। जैसे कि मर्डर, इसमें एक दो मर्डर्स होते हैं, हालांकि वो एक्सीडेंट्स की वजह से होते हैं, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर भी हो जाता है इसमें। इंट्रूजिंग इसमें होती है, खुराफाते जो है इसमें प्लॉट्स रखे जाते हैं कि कैसे हम इनहेरिट करें सारी जो दौलत है उसकी, लॉरा की, वो कैसे ले, जो काउंट फास्को और सर पर्सिवल ग्लाइड करते हैं, तो उसमें इंट्रूजिंग आता है। एवेरिस, ग्रीड ऑफ मनी। तो ये जब हम नावल पढ़ते तो हमें पता चलता है कि ग्रीड ऑफ मनी, ये सारा खेल जो होता है, ये सारे नावल का जो प्लॉट है, ये सब कुछ होता है कि पैसों के लिए होता है। एडल्ट्री इसमें होता है, हम देखते हैं इसमें एडल्ट्री होती है, क्योंकि जो लॉरा का फादर होता है फिलिप, उसको एनी कैथरी की माँ के साथ इलिसिट रिलेशनशिप होते हैं, और ऐसे बहुत सारे इलिसिट रिलेशनशिप पाए जाते हैं इस नॉवल में से। मिस्टेकन आइडेंटिटीज़ होती है। लॉरा और एनी कैथरी होते हैं, वो आपस में मिलते हैं, तो उसी सिमिलैरिटीज़ का काउंट फास्ट को फ़ायदा उठाता है, और वो अपना जो प्लॉट है आगे बढ़ाता है।
मिस्टेकन आइडेंटिटीज़ होती है, इसमें किडनैपिंग हो जाती है, इसमें लॉरा फैरले को किडनैप किया जाता है, एनी कैथरी को किडनैप करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो इसमें होती है। लव है इसमें, चूँकि वाल्टर हार्टराइट और लॉरा के बीच में होता है, और हेलकॉम्बे के और वाल्टर के बीच में प्यार होता है। हालांकि वो एक रोमांटिक वाला नहीं होता, जो वो एक एज अ सिस्टर और ब्रदर के रिलेटेड जो होता है प्यार होता है, उनमें होता है, और नफ़रत उसमें कोट कोट के भरी है इस नावल में। तो ये सारी चीज़ें इस नावल को एक सेंसेशनल नावल बना देती है, सेंसेशनल नावल बनाती है। ये सारे एलिमेंट्स हमें इस नावल में मिलते हैं। इमोशनल ब्रेकडाउन होता है जब लॉरा पे जो ज़्यादतियाँ की जाती है सर पर्सिवल के द्वारा, या जो कॉन्फास को सारे जो एलिमेंट्स वो अपनाता है, जो सारे मीन्स अपनाता है कि कैसे वो सारी जायदाद हड़प कर ले, तो वो सारा कुछ ना एक ब्रेकडाउन, इमोशनल ब्रेकडाउन करते हैं। यहाँ तक कि जो हेलकॉम्बे होती है बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन होती है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है, लॉरा की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो ये सारे एलिमेंट्स मिल के इसको एक सेंसेशन फिक्शन बना देती है, और बहुत ही इमेंस पॉपुलैरिटी इसको मिली जब ये पब्लिश हुई, तो इसको बहुत ही ज़्यादा सराहा गया। हालांकि इसमें कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ, बहुत क्रूशल क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन तब भी उन सब के बावजूद भी ये एक नावल उभर के आई, और आज के दौर में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है एज ए सेंसेशन फिक्शन। और इसे कहा भी जाता है कि फाउंडेशन ऑफ सेंसेशन फिक्शन। इसने एक सेंसेशन फिक्शन में एक फर्म फाउंडेशन दी। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है इन नावल्स में, सेंसेशन नावल में, जब भी हम सेंसेशन नावल की बात करते हैं तो हमें बहुत सारी नावल्स आगे आते हैं। जैसे हमारे पास है फ्रैंकेनस्टाइन, हमारे पास है वुथरिंग हाइट्स, जेन आयर, और खुद द वुमन इन वाइट। जब भी हम इन नावल्स को पढ़ते हैं तो एक चीज़ हमें जो सिमिलर मिलता है इसमें, वो है इनका नैरेटिव अकाउंट। तो ये सारी की सारी नावल्स फर्स्ट पर्सन नैरेटिव अकाउंट में बयान की गई है। और इसमें जो ख़ास बात है वो है मल्टीपल नैरेटिव्स। अगर हम फ्रैंकेनस्टाइन की बात करें, वहाँ पे भी मल्टीपल नैरेटिव्स है। वुमन इन वाइट की जब हम पढ़ते तो यहाँ पे पहले वाल्टर हार्टराइट नरेटर होता है, उसके बाद मेरे हेलकॉम्बे नरेट करते हैं, उसके बाद 5-6 और लोग आते हैं जो नरेट करते हैं। तो इसे कहते हैं मल्टीपल नैरेटिव्स। एक ही बंदा नरेशन नहीं करता है, जब बहुत एक से ज़्यादा लोग या नरेटर हो, नरेट करेंगे, स्टोरी को आगे, प्लॉट को आगे बढ़ाएंगे, तो तब हम इसे कहते हैं मल्टीपल नैरेटिव्स। तो ये भी सेंसेशन फिक्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, मल्टीपल नैरेटिव्स, जो कि वुमेन इन वाइट में भी मल्टीपल नैरेटिव्स पाया जाता है। तो ये थी हमारी वुमेन इन वाइट एज ए सेंसेशन फिक्शन, जो कि इस वीडियो का मोटिव था। तो इसमें और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो कि रह गई है, बट जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने इस वीडियो में कवर किए। तो होप यू लाइक इट। थैंक यू।